प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वो क्या है? वस्तु की ऊंचाई। क्या है? वस्तु की ऊंचाई। क्लियर? ये है क्या आपका रैखिक आवर्त। यदि यहाँ पर बात करें इसका एक और सूत्र होता है V अपॉन U। V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी इससे लेंस से, और U क्या है? वस्तु की दूरी। कहाँ से? लेंस से। क्लियर? सभी दूरी हम कहाँ से मेजर करते हैं? आप कहाँ से मेजर करते हैं? केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लेंस की क्षमता। इसकी बात करते हैं लेंस की क्षमता, है ना? पावर ऑफ लेंस, इसको क्या बोलते हैं? पावर। और इसको हम दर्शाते किससे हैं? P से। किससे दर्शाते हैं? P से। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ बोले तो फोकस दूरी, और ये किसमें ली जाती है? मीटर में। किसमें ली जाती है? मीटर में, है ना? और 1/मीटर को क्या कहा जाता है? 1/मीटर को क्या कहा जाता है? डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर। क्या कहा जाता है? डायमीटर, है ना? तो और यदि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन F, इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर, है ना? 100 अपॉन F। ये आपका वैसे किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना? आपको बोलेगा किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी क्षमता कितनी होगी? कितने डायमीटर होगी? कितने डायमीटर होगी? यदि 10 सेंटीमीटर मैंने दे दी क्या फोकस दूरी, कितनी दी है फोकस दूरी? 10 सेंटीमीटर। बताओ उस लेंस की क्षमता क्या होगी? क्या होगी लेंस की क्षमता? तो अब ये फोकस दूरी किसमें दिया आपको? सेंटीमीटर में। तो कौन सा फॉर्मूला रखोगे? ये वाला। सेंटीमीटर में रखा तो 10 से 100 कितनी बार कटेगा? 10 बार। कितने डायमीटर हो जाएगी? 10 डायमीटर। कितनी हो जाएगी? 10 डायमीटर। क्लियर हुआ क्या आपको? चलो नेक्स्ट यदि आगे हम बात करें, आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब निर्माण रचना। क्या पढ़ेंगे? लेंस से प्रतिबिंब रचना। क्या पढ़ेंगे? लेंस से प्रतिबिंब रचना। ये तो बना लोगे वैसे, मैंने चार्ट पे याद करवा दिया था, तो करवाया था ना चार्ट याद, है ना? ऐसा आपके सामने क्या बना था मैं? पुतला, और इधर क्या बोला था? अनंत। इधर साइड अनंत, है ना? ये आपकी कलाई जो बताई थी मैंने, वो क्या थी? वक्रता त्रिज्या बोले तो 2f, है ना? और ये क्या बताया था मैंने? फोकस, है ना? और ये क्या बताया था मैंने? प्रकाशिक केंद्र, है ना? इसको प्रकाशिक केंद्र मानो। इधर भी सेम वही। क्लियर? तो पोजीशन तो पता है कि यदि अनंत पर होगा तो कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। बना भी सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है ना? समस्या है? बना लोगे? क्लियर? बना लोगे कि नहीं बनाओगे? ये बताओ पक्का? इसमें प्रतिबिंब रचना का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कैसा होता है? अलग, है ना? अलग क्या होता है? वही मैंने आपको जैसा इसमें बताया था, दर्पण में ऐसे ही बनता है ना? एक तो बता दे रहा हूँ, है ना? यदि मैंने बोला आप किसके लिए बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए। जब उत्तल लेंस की बात करें तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? उत्तल लेंस। ये इसमें क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या हो गया? इधर क्या हो गया आपकी? प्रथम फोकस, और ये वक्रता केंद्र, है ना? ये क्या हो जाएगा? द्वितीय फोकस, और ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। वस्तु यदि अनंत पर रखी हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश किरण कहाँ से ऊपर गुजरेगी? अवतरण के पश्चात मुख्य फोकस। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। बिंदु आकार का, छोटा, उल्टा और वास्तविक। वहाँ पर किसमें? अवतल दर्पण में बनता था। यहाँ पर किसमें बनेगा? उत्तल लेंस में, है ना? वहाँ पर अवतल लेंस के अवतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती थी? अभिसारी। और यहाँ पर किसकी हो जाएगी? उत्तल लेंस। किसकी हो जाएगी?
उत्तल लेंस। पॉइंट क्लियर हो गया। तो सेमी डायग्राम बन गए, दो है, इसमें तो तीन ही देखा है अभी से। एक आपको कहाँ से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से ऊपर जाएगी, एक कहाँ से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से, और एक कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से। कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से। बस आपको अलग अलग टेक्निक को बना लेने हैं। जैसे मैंने बोला एक यहाँ से आ रही है ना, आप बताओ किस पर रखना है, कहाँ पर रखना है उसको, कहाँ पर रखना है। मैंने बोला F1, मैंने बोला वस्तु मैंने यहाँ पर ला ली, ये हो गया प्रकाशित केंद्र, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, है ना। अब इसमें आपको बनाने के लिए एक काम करना है कि यहाँ पर इनके नाम पहले से नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, आपने यहाँ से प्रतिबिंब लाया, यहाँ से किरण लाई, मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से। कहाँ से ऊपर जाएगी, फोकस से, है ना। और दूसरी कहाँ से भेज दो, प्रकाशित केंद्र से। ये बराबर प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा आपका, F2 और 2F2 के बीच में। इसी तरीके से बन जाएगी सर, ये समस्या है ना। बैठते हैं बहुत ज़्यादा। चलो अपन आगे के टॉपिक पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ याद रखना, न्यूटन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन सूत्र। किससे संबंधित है, लेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है, लेंस से। इसमें क्या फॉर्मूला है सर, x1 x2 f1 f2। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है पर बता दे रहा हूँ, नीट वगैरह में एग्जाम जब दोगे, नीट वगैरह जीएमएसटी का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगी, है ना। मैंने कहा यहाँ पर आपका ये क्या है, उत्तल लेंस। ये केवल किसके लिए लागू होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए लागू होता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का क्या लगेगा, किसमें बनेगा, उत्तल लेंस। केवल किसमें बनता है, उत्तल लेंस। यदि दर्पण की बात करोगे तो अवतल दर्पण में, परंतु ये किसके लिए दिया गया, न्यूटन द्वारा लेंस के लिए, है ना। अब मैंने कहा ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रकाशित केंद्र, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका 2F2। अब मैंने कहा कि वस्तु यहाँ पर रखी है, ये रखी आपकी कोई वस्तु। अब ये वस्तु की किससे दूरी, वक्रता केंद्र से। किससे दूरी, वक्रता केंद्र से। और यहाँ पर ये वाली दूरी कौन सी है, फोकस दूरी। कौन सी है, फोकस दूरी। मैंने बोला यहाँ से इस वस्तु से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, x1। क्या हो जाएगी, x1। और ये फोकस से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, है ना। ये फोकस दूरी है आपकी, और ये क्या है, वस्तु की दूरी। पर यहाँ वस्तु की दूरी किससे ले रहे हैं, फोकस से। किससे ले रहे हैं, फोकस से। तो फोकस से कितनी हो गई, x1, है ना। यदि आप यहाँ से लेते वस्तु की दूरी तो क्या लिखते हैं, परंतु हम यहाँ कहाँ से ले रहे हैं, फोकस से, है ना। डायरेक्शन याद रखना, कहाँ से ले रहे हैं, फोकस से। यदि मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी सर, F2। क्या हो गई, F2। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x2। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जहाँ पर भी बनेगा, है ना। इसका मैं डायग्राम बना के देता हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर भी ऊपर से ऊपर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर भी कहाँ बन रहा है, ठीक। ये कहाँ पर आ जाएगी, x2। इस पर आ गई x2। x2 किसकी होगी, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी होगी, डायग्राम थोड़ा सा गलत बना है, पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए सर, x1 क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। क्या है, वस्तु की दूरी। और x2 क्या है, द्वितीय फोकस से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर हो गया है पॉइंट, है ना। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डेरिवेशन की जरूरत इसलिए नहीं है
एग्जाम में जब भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में मान दे देगा आपको, 3 वैल्यू दे देगा आपको, 1 वैल्यू पूछ लेगा। क्लियर 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 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी टॉपिक है आपका लेंसों का समूहन। क्या है? लेंसों का समूहन, है ना। पतले लेंसों का क्या करेंगे आप लोगों का समूहन, पतले लेंसों का क्या करेंगे आप लोग समूहन, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पतला बनाऊँ ताकि ध्यान देना। एक लेंस है और ये दूसरा लेंस है, कितने लेंस हो गए? 2 लेंस, ना। और ये इस तरीके से जॉइंट है, ऐसे ये जॉइंट। यहाँ पर फिल कर, यहाँ पर 2 उत्तल लेंसों का क्या कर रहे हैं अपन समूह। और मैंने बोला कि ये होगी इसकी क्या, ये क्या होगी आपकी मुख्य अक्ष। मैंने बोला इस पर कोई वस्तु रखी है ओ, है ना, और यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई और अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहाँ पर होगा? यहाँ पर आएगा। और ये एक किरण होगी, दूसरी किरण नहीं होगी। मैंने बोला अगेन इसका प्रतिबिंब देगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पर। ये इसको हम बना देते हैं। ये क्या हो गई आपकी वस्तु की दूरी, बोले तो क्या हो जाएगी u। ये इस वस्तु की स्थिति में किसकी दूरी हो गई? प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या देंगे v1। और वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है? i। ये क्या हो जाएगा आपका v, क्या हो जाएगा आपका v, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका v। क्लियर? या हमने पहले भी किया है, तो कोई समस्या नहीं। लेंस का सूत्र क्या होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u, है ना। अब यहाँ पर इस लेंस पर L1 और इसको क्या नाम दे दिया L2। हमने बोला कि ये दो लेंसों का हमने क्या किया है समूहन किया। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने कहा L1 लेंस के लिए, इसके लिए L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी तो सेम ही रहेगी 1/, इसके लिए क्या हो जाएगी f1, है ना। पहले वाले के लिए क्या मान ली f1 और दूसरे वाले की क्या मान ली f2। ठीक है, f1 इसके लिए वस्तु कौन सी है? L1 के लिए o से वस्तु की दूरी है कितनी? वस्तु की दूरी कितनी u, और इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी 1/v1। क्या हो जाएगी 1/v1। क्लियर है? ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर लेंस L2 लेंस के लिए लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा 1/f2 = 1/, देखो प्रतिबिंब क्या कहाँ पर बन रहा है? v डिस्टेंस पर, i है ना आपका वास्तविक प्रतिबिंब, क्या हो जाएगा v माइनस वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? आपका जो प्रारंभिक प्रतिबिंब बना था वही वस्तु के लिए काम, वस्तु का काम कर रही है लेंस के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v1, है ना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से क्या होगा 1/f1 + 1/f2 = क्या हो जाएगा भाई 1/, ये v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/v - 1/u। बचेगा या नहीं बचेगा? मतलब हमको पता है इससे ये क्या होगा आपका 1/f, क्या हो जाएगा 1/f। मतलब इनके दूरी योग का
उनकी फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों का योग उस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम के बराबर होगा। व्युत्क्रम पर चल रहा है ना। यदि सपोज दैट आप तीन लेंसों का संयोजन करते हो तो क्या हो जाएगा सर, 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 = 1/f। चार लेंसों का निकालोगे तो 1/4 तक जोड़ोगे और ठीक। अभी आपको पता है क्या होती है पावर, तो ये क्या हो जाएगा P1 + P2 + P3 = क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको एग्जाम में लेंसों का संयोजन में या समूहन में ये बोलेगा कि दो लेंसों की का समूहन किया गया होता है लेंसों का, उनका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। क्या बोलेगा, संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, ये वाला सूत्र यहाँ निकाल देना। यदि वो आपको बोले कि उनके संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P1 P2 P3 = 3। यदि दो के लिए बोले तो ये क्या हो जाएगा, P1 + P2 = 1/f के लिए क्या आ जाएगा। पॉइंट क्लियर। कोई चीज के लिए बोलेंगे आपको दोनों में से कोई भी करना है। क्लियर हो गया। बाकी एग्जाम में कई बार देखा लेंस निर्माता सूत्र से ही क्वेश्चन ऑलवेज पूछता है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला पार्ट भी क्या हो गया, खत्म। परावर्तन और अपवर्तन पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म। अब क्या चलेगा आपका वर्ण विक्षेपण। क्या चलेगा, पार्ट सी क्या है, वर्ण विक्षेपण। क्या है पार्ट सी, वर्ण विक्षेपण। क्या होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण से पहले जो वर्ण विक्षेपण की घटना है तो किससे पता चली हमको, प्रिज्म से। किससे पता चली, प्रिज्म। किससे पता चली, प्रिज्म से। किससे पता चलेगी, प्रिज्म से। और प्रिज्म क्या होता है ना। देखो यहाँ पर कहानी कुछ ऐसी है कि साइंस के, फिजिक्स के, भौतिकी के एक बड़े बाबा का नाम है न्यूटन, है ना। और न्यूटन इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ रिसर्च कर रहे थे अपनी प्रयोगशाला में, है ना। और कागज वगैरह रखने के लिए उन्होंने कुछ कांच के गुटके टाइप की वस्तु रखी कागजों के ऊपर, और वो अपने काम में लगे हुए थे। और वो जहाँ काम कर रहे थे वहीं पर बगल में क्या थी, खिड़की। क्या थी, जहाँ से क्या आ रही थी, रोशनी। अब उनका एकाएक ध्यान गया कि भाई मैं इधर से देख रहा हूँ प्रिज्म, बोले तो वहाँ कांच का एक टुकड़ा रखा है, उसमें से जब क्या जा रहा है, प्रकाश, तो वो कुछ विभक्त टाइप से लग रहा है, अलग अलग रंगों से दिखाई दे रहा है ना। और जैसे उन्होंने इस घटना का एनालिसिस किया तो उनको पता चला कि यहाँ पर प्रकाश इस कांच के गुटके में से 7 रंगों में विभक्त हो जा रहा है। कितने रंगों में विभक्त हो जा रहा है, तो कहने का मतलब उन्होंने बताया कि यहाँ प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसी घटना को क्या कहा गया, वर्ण विक्षेपण। क्या कहा गया, वर्ण विक्षेपण। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण जिस प्रकार के कांच के गुटके से हुआ था उनको, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रिज्म। क्या नाम दे दिया, प्रिज्म। और प्रिज्म को भली भांति समझाने का प्रयास किया कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म को यदि मैं बनाऊं, वैसे स्कूल वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, देखा नहीं, कैसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, 3D होता है ऐसे पक्का। तो ये प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो सर ये कितनी परतों से मिलकर बना होता है, 5 सतहों से मिलकर बना क्या होता है, पारदर्शी माध्यम। क्या होता है, 5 सतहों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम। यदि इस प्रिज्म को देखोगे तो इसमें देखो ये दो आपको कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों पलकें कैसी दिखाई दे रही है, त्रिभुजाकार। कैसी दिखाई दे रही है, दो सतह कैसी होती है, त्रिभुजाकार। कैसी होती है, त्रिभुजाकार। दो सतह कैसी है, त्रिभुजाकार। और ध्यान से यदि इसको यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ये वाला एक पोर्शन हो गया और इधर वाला एक पोर्शन हो गया, कैसा दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है आपको? रेक्टेंगल से दिख रहा है, नहीं दिख रहा? और सेम इधर भी एक फलक ऐसी होगी, और एक जिस पर वो नीचे रखा हुआ है वो भी एक फलक कैसी होगी आपकी? रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर तीन कैसे बनते हैं? तीन सतह या इसको क्या बोल देंगे? फलक, है ना? कैसी है? आयताकार। कैसी है भाई? आयताकार फलक। तीन कैसी है? आयताकार। हो गए टोटल 5। तो प्रिज्म की परिभाषा कैसे दोगे? सबसे पहली चीज तो 5 सतहों से मिलकर बना पारदर्शी माध्यम है जिसमें 2 सतह कैसी होती है? त्रिभुजाकार, और 3 सतह कैसी होती है? आयताकार। और दूसरा इसको बताना ये भी जरूरी है कि सर ऐसे पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रिज्म। ऐसे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म की डेफिनेशन दे दोगे? पक्का? क्लियर? 100% है ना? अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने लेंस से गुजारा, हमने दर्पण से गुजारने का प्रयास किया, दर्पण से गुजरा नहीं, पलटा दिया हमने। अब लेंस से गुजारा तो लेंस में क्यों नहीं हुआ? या हमने कोई आयताकार गुटका लेते तो प्रकाश 7 रंगों में क्यों विभक्त नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ इसमें कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया? कारण तो पता होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बताओ, पता होना चाहिए। बोलो बट से यहाँ पर अपन क्या देखेंगे? प्रिज्म से प्रकाश का या अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। बताओ प्रकाश नहीं भाई, ये आपकी कोई प्रकाश किरण आई, आने वाली प्रकाश किरण कौन सी होती है? आपतित किरण। ये यहाँ पर आई तो इस पर हमने क्या खींचा है? अभिलंब। क्या खींचा? अभिलंब। नॉर्मल हो गया mm, है ना? और ये क्या हो गया इसका? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक। अब ये कौन सा माध्यम है? विरल। और ये कौन सा माध्यम है? जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब के पास झुकेगी। अभिलंब के पास झुकेगी क्योंकि विरल से कहाँ जा रही है? सघन। कहाँ जा रही है? सघन। तो इसको जाना चाहिए था कैसे? सीधा। परंतु ये गई कैसे? झुक गई, अभिलंब झुक गई। अब यहाँ से फिर अब ये सघन से किधर जाने का प्रयास करेगी? कहाँ जाने का प्रयास करेगी? विरल पर हमने क्या किया? आगे एक और क्या खींच दिया? अब ये कौन सी किरण होगी तुम्हारी? कौन सी किरण हो गई? अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा कौन सा? R, अपवर्तन कोण, है ना? चूंकि यहाँ पर ये I1 और इसको क्या नाम दे दो? R1, है ना? और ये वाला कोण, अब यहाँ पर ये आपतित किरण हो गई तो ये इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? R2। तो ये कोण कौन सा हो गया? आपतन कोण। कौन सा कोण हो गया? R2, आपतन कोण। और अब ये सघन से विरल में जा रही है तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी? इसको जाना कैसा चाहिए था सर? सीधा। परंतु ये किधर हट जाएगी? अभिलंब से दूर, और इस प्रकार जाएगी। और ये अपने कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी? 7 रंगों में। तो अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया? ये वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा? I2। और I2 को ही क्या कहा जाता है? E। E बोले तो क्या हो गया आपका? निर्गत कोण। क्या हो गया? निर्गत कोण। पॉइंट समझ में आ गया आपका? पॉइंट समझ में आ गया? ये तो अपवर्तन तो करा दिया, परंतु क्या कारण था कि प्रिज्म से
प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया। दो प्रश्न है आपके पास। कितने प्रश्न है आपके पास? दो प्रश्न है। कितने प्रश्न है आपके पास? दो। दो कौन कौन से प्रश्न हैं? प्रश्न 1 है ना, इस बार आपके एग्जाम में मैं जो ऐसे प्रश्न उठाता हूँ वो आने के चांसेस ज़्यादा है ना। जरा ध्यान से, मैंने बोला क्या कारण है कि प्रिज्म से प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पहला प्रश्न समझ में आएगा? ये कब की बात है? प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। प्रश्न क्रमांक 2, क्या कारण है कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है? क्या कारण है कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है? अब आपके पास दो प्रश्न हैं, तो पहले प्रश्न का जवाब दो, उसके बाद दूसरे प्रश्न का जवाब बताओ। पता है ना? नहीं पता है? उसको दिमाग लगाओ। तो इसके पीछे कारण है कि हाँ बोलना चाहते हो घटना ही वर्ण विक्षेपण है, वही तो पूछ रहा है। वर्ण विक्षेपण हो क्यों रहा है और प्रिज्म से क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात प्रिज्म से क्यों हो रहा है, दूसरी बात हो क्यों रहा है। दोनों सवालों का अंतर समझ में आया? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है इस टाइप का, नीट IIT JEE है ना, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, 9 के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा इसका जवाब। चलो इधर देखो है ना, यहाँ पर समझ लो ये आपकी कौन सी किरण है भाई? निर्गत किरण। कौन सी किरण है? यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि जब हम निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं और आपकी किरण को उसकी वास्तविक दिशा में बढ़ाएं, तो यहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है जिसको क्या कहा जाता है? विचलन कोण। जिसको क्या कहा जाता है? और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल से। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यही कारण है कि प्रिज्म ही एकमात्र ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो क्या करता है? विचलन कोण का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है? विचलन कोण का निर्माण करता है। और कोई ऐसी आकृति नहीं है जो विचलन कोण का निर्माण करती है। इसीलिए यहाँ पर प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात विचलन कोण के मान के आधार पर किसमें विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में। इसमें विभक्त हो जाता है। पहले सवाल का जवाब मिल गया है ना। ठीक, दूसरा, यहाँ पर निर्गत किरण जो है प्रकाश 7 रंगों में ही विभाजित क्यों होता है? इसका कारण है कि भाई यहाँ पर समझना है, इसके लिए थोड़ा सा एक और डायग्राम है ना। ये आपका क्या है सर? प्रिज्म। ये आपका क्या है? प्रिज्म। मैंने बोला ये प्रकाश किरण है, आपकी हुई और
प्रकार मैंने इसको क्या लिख दिया एक अभिलंब। इस प्रकार इसका वास्तविक आगे का दृश्य मैंने इस तरीके से बनाया। ठीक है। अब मैंने कहा कि सर यहाँ पर इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, पर ये गई कैसे? इस तरीके से सीधे गई या नहीं गई? और मैंने बोला इधर निकल गई, ठीक। ये निर्गत किरण है। ये निर्गत किरण तो किसमें बटेगी? 7 वर्गों में। किसमें बटेगी? 7 वर्गों में। तो अब ध्यान देना, आपको कारण पता चलेगा कि होगा क्या कि जिसके विचलन कोण का मान अधिक होगा वो सबसे ज्यादा विचलित होगा। क्या बोला मैंने? जिसके विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा विचलित होगी। और विचलित होने का मतलब वो सबसे ज्यादा अभिलंब से दूर हटेगी, है ना? सबसे ज्यादा अभिलंब से दूर कौन सी हटेगी? लिखते जाना। कौन सा रंग दिख रहा है? बैगनी, है ना? और इसी को मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ये यहाँ जाकर पीछे करेगी और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? विचलन कोण का। होगा ही नहीं होगा? होगा ही नहीं होगा। ठीक। अब देखो, अब मैंने कहा पता है कि नहीं पता? मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे बताया नहीं। कौन सा? जा नी पी नी ला। वैजानी अपनी नाम है, वैजानी अपनी नाला, है ना? वैसे बैगनी, या से जामुनी, नी से नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कौन सा? नारंगी और लाल, है ना? अब सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ? बैगनी। उससे कम कौन सा होगा? जामुनी। जामुनी के कलर में ना, कौन सा कलर है? ध्यान से समझना इसको, है ना? ये विचलित हुई, ये क्या हो गई तुम्हारी? जामुनी हो गई। इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो इसका जो विचलन कोण है वो इधर की तरफ आएगा। छोटा होगा कि नहीं पहले से? पहले की तुलना में कैसा हो जाएगा? छोटा, है ना? अब नीला, कौन सा हो गया? नीला। लेकिन आप फर्क आ रहा है नहीं समझ में? इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये किधर बढ़ेगा? इधर। एंगल छोटा होता जाएगा। एंगल क्या होता जाएगा? छोटा, है ना? फिर देखो इधर, अब नीले के बाद कौन सा है? हरा। नीले के बाद कौन सा है? हरा। ये गया हरा। इधर पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो एंगल और छोटा। पूरा नहीं हो रहा है? छोटा होता जाएगा नहीं होता जाएगा? इसी तरीके से फिर कौन सा रंग आ जाएगा? नीला। कौन सा आ जाएगा? नीला। ये हो गया नीला। इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर एंगल छोटा होगा, है ना? फिर इसी तरीके से मैंने कहा नीले के बाद कौन सा आ जाएगा? नारंगी। नारंगी कौन सा होता है? ये वाला कलर। थोड़ा सा इस तरीके से क्या आ गया? नारंगी। पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये जाएगा। और फिर लास्ट में कौन सा आ जाएगा? लाल। कौन सा आ जाएगा? लाल। इस
इस तरीके से ये लाल रहेगा, इधर आया तो ये पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर विचलन कोण का मान कैसा होता जा रहा है, लगातार छोटा। ये कारण है कि जो प्रिज्म है, क्या है, जो प्रिज्म है उसमें विचलन कोण का मान जितना अधिक होगा उस प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश तरंग उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, विचलित। पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं? अभी पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं? चलो यहाँ पर एक दो चार दिमाग में रखना। ये डेल बोले तो क्या है, विचलन कोण। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे अधिक किसका होता है, बैंगनी रंग का। और इधर नीचे की तरफ आओगे तो कम होता जाएगा, सबसे कम किसका हो जाएगा, लाल, है ना। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा था अभी मैंने यहाँ पर कि क्या कारण है कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्योंकि प्रकाश के घटक श्वेत, प्रकाश के घटक रंगों की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, भिन्न भिन्न। कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो मैं ये क्या बात की, प्रिज्म से जो हो रहा है क्योंकि विचलन कोण मान अलग अलग है। और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश 7 रंगों में क्यों विभाजित हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, अलग अलग। कैसी होती है, अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर बात करें तरंगदैर्घ्य बोले तो क्या होता है, लैम्डा, है ना। और जिसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, सबसे कम, उसका विचलन कैसा होगा, सबसे ज्यादा, है ना। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, और यहाँ पर सबसे अधिक हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? रैमजे रिले कॉन्सेप्ट है कि प्रकीर्णन, कौन सा, प्रकीर्णन जो गुण है वो तरंगदैर्घ्य के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। आपने देखा होगा आकाश कैसा दिखता है, नीला। क्यों दिखता है नीला, क्योंकि सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी, जामुनी और नीले रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन। किसका होता है, बैंगनी, जामुनी, नीले रंग का। ये मिक्स में कलर कैसा दिखता है, नीला। आई क्या बात समझ में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। और तुम्हारे एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव आते रहेंगे, है ना। प्रकीर्णन किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ये 3800 एंगस्ट्रॉम से ये हो जाता है लगभग 7400 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी दिख रही है, लाल रंग की। तुमको दोनों सवालों के जवाब मिले हैं, नहीं मिले, पक्का मिल गए, पक्का मिल गए। आई क्या कहानी समझ में? समझ गए कितने रंगों में विभक्त करता है प्रकाश को, कितने, है ना। यहाँ पर एक और चीज याद रखना, एक चीज बताना भूल गए कि यहाँ पर माध्य रंग कौन सा होगा। हम ये क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मतलब थोड़ा धार मचा देता है। क्यों, माध्य रंग का मतलब क्या होता है, बीच का रंग। किसका रंग बताओ, कौन सा होगा, हरा होगा, पर एक्चुअल में नहीं होता। इसीलिए तो पूछता है, इसीलिए तो पीला रंग। अब आपसे पूछेगा कि लॉजिकली हरा होना चाहिए पर पीला रंग क्यों होता है, पीला रंग ही क्यों होता है माध्य रंग, क्योंकि माध्य विचलन कोण किसके बराबर होता है, पीले रंग के
विचलन कोण के बराबर, इसके बराबर होता है माध्य विचलन का मतलब सभी के विचलन कोणों का योग बटे 7 डिवाइड करोगे तो कौन सा आ जाएगा, पीले रंग के विचलन कोण के बराबर। इसीलिए माध्य रंग कौन सा होगा, पीला, है ना। माध्य रंग कौन सा होगा, पीला, है ना। ऐसा मत सोचना, हम भी जब पुराने समय में थे तो मैं भी यही लगा के लाता था, क्या, हरा, परंतु कारण नहीं पता था, पीला आंसर दे देता था। तो अब पता चल गया कारण पक्का। एक और चीज, यदि किसी का विचलन कोण अधिक है, विचलन कोण अधिक होने का मतलब क्या होगा कि भाई वो उसको उतना ज्यादा अभिलंब से दूर हटा दे रहा है या पास झुका दे रहा है। और ऐसा किसके कारण होता है, सबसे ज्यादा ऐसा कौन करता है, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। यहाँ पर एक और चीज याद रखना, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बोले तो म्यू, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, जिसका सबसे ज्यादा विचलन होगा, और सबसे कम किसका होगा, जिसका सबसे कम विचलन होगा, जिसका सबसे कम विचलन। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, आई क्या कहानी आपको समझ में क्लियर। चले आगे, हाँ इंद्रधनुष भी बनाना है, हाँ अरे भाई इंद्रधनुष भी बनाना है क्या। चलो एक और टॉपिक ले लेते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। कौन सा विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से। सबसे छोटा न्यूनतम विचलन कोण कौन सा होता है, जब ये किसके किसके बीच बनता है, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच। इसके बीच आपतन कोण, इसकी डेफिनेशन इसी तरीके से दी जाती है। तो इसका जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण का मान इधर की तरफ बढ़ेगा और विचलन कोण का मान इधर की तरफ बढ़ेगा। मैंने बोला यदि मैं इस पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर, तो विचलन कोण का मान कहां पर है, यहाँ पर, है ना। यदि मैं इस पॉइंट पर देखूं तो विचलन कोण का मान कहां है, यहाँ पर। यदि मैं विचलन कोण को यहाँ पर देखूं तो आपतन कोण का मान इधर की तरफ क्या होगा, बढ़ रहा है, और विचलन कोण का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। देखो नीचे की तरफ आगे जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी विचलन मान का कोण क्या हो गया, और मैंने आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो विचलन कोण का मान और कम हो गया। फिर मैंने विचलन कोण, आपतन कोण का मान और बढ़ाया तो विचलन कोण का मान फिर और कम हो गया। पर अब मैंने जब विचलन कोण का मान, सॉरी आपतन कोण का मान बढ़ाया तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगा। क्या होने लगा, बढ़ने लगा। देखो यहाँ पर फिर मैंने लिया, फिर आगे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ऐसी स्थिति आपतन कोण का वह मान, जब आपतन कोण का मान हम इधर की तरफ बढ़ाते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। और आपतन कोण के किसी मान के लिए जब विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है, सबसे कम हो जाता है, और उसके पश्चात आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है, तो ऐसे न्यूनतम मान को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, है ना। किसको न्यूनतम विचलन कोण कह रहे हैं, विचलन कोण का मान जहां पर न्यूनतम हो गया उसके बाद एकाएक बढ़ने लगा, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कोई कहानी यहाँ पर स्पष्ट। आज के लिए अपन इतना ही, कल अपन इसके लिए न्यूनतम विचलन कोण की गणना करेंगे, है ना। एक डेरिवेशन, उसके बाद ये खत्म, है ना। रही बात इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष बनता है पानी की बूंदों के से। किससे बनता है, पानी की बूंदों से। ये पानी की क्या है, बूंद, है ना। अब इस पानी की बूंद में गया तो ये पहले क्या होगा, सबसे पहले गया तो प्रकाश किरण आई तो क्या हुआ,
क्या हुआ? सबसे पहले क्या होगा? अपवर्तन। मैंने बोला यहाँ पर एक लंब डाल दिया मैंने इस प्रकार से, तो ये किधर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर, है ना। और फिर इसके बाद इसमें बहुत हद तक क्या होगा? अंदर ही अंदर परावर्तन, और जब ये बाहर निकलेगी तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर पहली घटना क्या हुई? अपवर्तन। दूसरी घटना क्या हुई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गैप करके रख रही थी ने। और तीसरी घटना क्या हुई? वर्ण विक्षेपण। तो इंद्रधनुष कितने कारणों से बनता है? 3। एक तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर पानी की जो बूंद है, जल की बूंद किसके भांति कार्य करने लगती है? प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है। किसके भांति कार्य करने लगती है? प्रिज्म की। क्योंकि प्रिज्म ही एक ऐसा युक्ति है जो किसको? प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें तीसरा एंगल बनता है कौन सा? विचलन। कौन सा बनता है? विचलन। पॉइंट क्लियर हो गया क्या? पॉइंट क्लियर हो गया? आज के लिए इतना काफी है ना। आयुष